सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सुबोध जी। सब श्रोतागण को जानते हुए बड़ी खुशी होगी, हमारे साथ डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं। ये सांसद हैं लोकसभा के, इंडियन पुलिस सर्विस के एक अफसरान थे, 4 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, विद्वान है और शास्त्रों में बड़ी रुचि रखते हैं। तो हमारे साथ सर आए हैं और हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं मुंबई विद्यापीठ से, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी से, हैदराबाद से नेशनल कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी से, उन सबको लाभ मिलेगा। तो सर आपका हार्दिक स्वागत केवल धाम की तरफ से, सभी विद्यापीठों की तरफ से, और बड़ा अच्छा लगा कि आपने समय निकाला। हमारे साथ सर काफी विद्यार्थीगण जुड़ा हुआ है, करीब 40,000 स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। और आजकल एक समस्या ये है कि करीब 80 दिन हो गए हैं, सभी छात्र छात्राएं घर में ही हैं। तो हम लोग उन योग एक पार्ट है, लेकिन आपका संदेश, आपका इसमें अनुभव कि मानसिक सिंथेसिस, एक समन्वय कैसा बना रहे हमारे मानसिक स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का, इस पर सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कुछ रोशनी डालें। देखिए सुबोध जी, सबसे पहले तो मैं आपका और कैवल्य धाम का बहुत अभिनंदन करता हूं कि बहुत बरसों से बहुत इतना अभिनव काम आप कर रहे हैं, और केवल मात्र महाराष्ट्र में या भारत में नहीं, दुनिया के मुझे लगता है कि दूर दूर कोने तक भी आप योग का इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, और भारत की संस्कृति का, भारत के गौरव का दोबारा जो है जिस हिसाब से आप प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज आपने जो प्रश्न किया है और मुझे आपने इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। और ये जो विद्यार्थियों के लिए जो आपने योग का ये कार्यक्रम रखा है, विशेष रूप से मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इस देश का जो भविष्य है वो विद्यार्थी हैं। इस देश का या समाज का अगर भविष्य का कोई निर्माण करेगा, हमारे विद्यार्थी करेंगे। हमारे जो पहले हमारे एक राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने कहा था किसी भी देश का भविष्य उसके कक्षाओं में बनता है, उसके स्कूल के क्लासरूम्स में बनता है। इसलिए जिस देश के विद्यार्थी जितने अच्छे होंगे, जितने चरित्र के धनी होंगे, जितना शारीरिक मानसिक और बौद्धिक रूप से संपन्न होंगे, वो देश उतना ही अच्छा बनेगा। आज कोरोना की इस महामारी, वैश्विक महामारी के बीच में हम लोगों को एक नया रास्ता, नया सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और कई बातों में ऐसा हो गया है कि हम लोग पुरानी भारतीय जो हमारी परंपरा थी उस पर हम आने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। हम लोगों ने अपनी पहले हम लोग जो दूर से हाथ जोड़ करके नमस्ते करते थे, भूल करके हम लोग हाथ जो है मिलाने पर आ गए। अब पुनः ये जरूरत हो गई कि भाई नमस्ते करना बहुत अच्छा है। सारी दुनिया के अंदर आज इस बात को लोग जो है विश्वास करने लगे हैं। अंत्येष्टि संस्कार जो है, जो दाह संस्कार होता था, वो सबसे अच्छा है। इसी तरह से लोग पहले जो जूते बाहर निकालते थे, घर के बाहर निकालते थे, हाथ में धो करके खाना खाते थे। तो धीरे धीरे करके हम लोग उस पद्धति पर हम लोग आ रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि कोरोना के कारण हम लोग योग और आयुर्वेद के प्रति पहले से ज्यादा हमारा जो है वो आकर्षण बढ़ेगा। अभी आपने जो किया, एक तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, विद्यार्थी का काम सीखना है, और हर एक कोई भी अवसर हो, आज अगर हमको जो है, जिसको हम कोरोना एक आपदा कहते हैं, एक महामारी कहते हैं, ये आपदा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। हम लोग बहुत बार सोचते थे, विद्यार्थी भी सोचते हैं, अरे मैं ये किताब पढ़ना चाहता था, मुझे समय नहीं मिला, स्कूल में इतना लगातार जाना होता है, ये समय मिला कि हम अपने हिसाब की किताबें पढ़ सकते हैं। हम कई बार सोचते हैं, अरे मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, मुझे तो एक्सरसाइज करने के लिए टाइम चाहिए था, खेलने के लिए टाइम चाहिए था, मुझे वो नहीं मिला है। मैं अपनी हर एक प्रकार से शारीरिक, आत्मिक और उन्नति कैसे कर सकूं? मुझको लगता है कि कोरोना की इस महामारी में हम लोग जो हैं, एक नया अवसर हम लोगों को ढूंढना चाहिए, और विशेष रूप से विद्यार्थी को, जहां बाहर से कोई मिलने वाला नहीं, हम कहीं बाहर जाकर किसी से मिलने वाले नहीं, कहीं फिल्म नहीं देख रहे हैं, कहीं जो है मार्केट अपना जिसको हम बोलते हैं कि शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा का हमको ये कहना चाहिए कि हमको इस कोरोना ने ज्यादा से ज्यादा हमको समय दिया है
ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, दुनिया को वही बना पाएगा। इसलिए जब मैं इस बात को मुझे याद आ रही है, इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल ये कहते थे कि एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, कि जो जिसको हम कहते हैं भविष्य के जो साम्राज्य बनेंगे, और जिसके पास माइंड होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास ज्ञान होगा, वही लोग ना बना पाएंगे। तो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है कि अपने माइंड के, अपने मस्तिष्क के होराइजन को, उसके एक्सटेज को बहुत विस्तृत करें, जितना ज्यादा पढ़ सकें, स्कूल और कॉलेज के बाहर की जितने पुस्तकें पढ़ सकें, योग सीखें, योग से एकाग्रता सीखें। जितना एकाग्रता हमारे अंदर आएगी, जितना ध्यान की हमारी वृद्धि होगी, उसी हिसाब से कम समय ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है सीख पाएंगे। और मैं केवल एक बात का क्या, इस प्रश्न का उत्तर मैं खत्म करता हूँ कि कोई भी आपदा हो, कोई भी क्राइसिस हो, वो हमेशा रहने वाला नहीं है, ये खत्म होने ही वाला है। और भारतीय संस्कृति, योग और आयुर्वेद जिसके पास होगा, उसके लिए तो निश्चित रूप से कोई भी डरने की या घबराने की बात नहीं है। वो जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने कहा, द फ्यूचर लाइज टू द माइंड ऑफ ह्यूमैनिटी। सर, हम लोग, जैसे आपने बहुत सही कहा कि आज हम हमारी प्राचीन जो संस्कार हैं उन पर पुनः जा रहे हैं और उसी का पालन कर रहे हैं। तो सर, इससे एक विचार ये आता है कि अगर हम देखें कि हमारी एक गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, जिसमें जब हम ज्ञान का प्रवाह देखते थे तो वो अनुभवात्मक एजुकेशन हम कह सकते हैं, अनुभवात्मक शिक्षण प्रणाली होती थी। और धीरे धीरे हमने देखा कि पिछले करीब 150-200 साल में हम लोगों की जो सिखाने की और जो पढ़ने की पद्धति है वो उससे जुदा हो गई, जहां पर अनुभव का जो इम्पोर्टेंस थी, जो अहमियत थी, जो वो था, वो थोड़ा मिस हो गया। तो सर, मैं आपके विचार जानना चाहता हूं इस प्रणाली पर, और दूसरा कि जो गुण आज के विद्यार्थी में होने चाहिए ताकि वो शिक्षण जो है वो पूर्णतः से एक सर्कुलर उसमें कंप्लीट हो सके। देखिए सुबोध जी, बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही रेलिवेंट आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, पहले जमाने में हम लोग जो पढ़ाते थे गुरुकुलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर, आश्रमों के अंदर, वहाँ आचार्य बोलते थे, और उनको हम आचार्य इसलिए कहते थे कि उनका आचार बहुत ऊंचा था, और जिनका आचार ऊंचा नहीं है वो आचार्य नहीं बन सकते। आज टीचर तो कोई भी बन सकता है, कोई भी अध्यापक बन सकता है। और ये हम लोगों को ऐसा बताया गया कि आचार्य, जिसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, वो कैरेक्टर जो है सिखाया नहीं जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि कैरेक्टर इज नॉट टोट बट इट इज कोट। हम देख करके हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी उसको पकड़ते थे, उनके सामने एक आदर्श होता था, उसको देख करके उसके आधार पर सीखते थे और चलते थे। और इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे वो परंपरा जो थी, आजकल के माहौल में जिस तरह से घरों में रह करके, माँ बाप के साथ पास रह करके जिस तरह बच्चे पढ़ते हैं, वो परंपरा पहले ऐसी थी। एक तो उसके मुख्य रूप से दो बातें थी। एक तो हमारे जो बच्चे थे, हमारे विद्यार्थी, माँ बाप की जो दैनंदिन जो जिस प्रकार की चिंताएं, जिस प्रकार के काम होते हैं, उन सब चिंताओं को छोड़ करके उनका केवल मात्र एक ही उनका उद्देश्य था कि हमको जो ज्ञान प्राप्त करना है, हमको जो जिसको हम कहते थे कि शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक उन्नति करना है, उसी में अपना पूरा जीवन लगाते थे। और नंबर दो, पहले की जो शिक्षा पद्धति थी उसके अंदर ही ऐसे होता था, चाहे वो किसी गरीब का बच्चा हो या कोई राजकुमार हो, सबके लिए एक ही प्रकार की शिक्षा पद्धति थी। सब लोग उसी आधार पर तपस्या करते थे, तप करते थे। एक राजा का बेटा भी जाकर के जमीन में सोता था, नंगे पैर रहता था, वो भी इतना ही तप तपस्या करता था। चाहे जैसे मैंने कहा, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे किसी अच्छे धनी परिवार का बच्चा हो, सबको एक ही प्रकार का वस्त्र मिलता था, सबको एक ही प्रकार का खाना और एक प्रकार से सब लोग रहते थे। उनमें कोई आपस में कोई मतभेदता नहीं थी। तो धीरे धीरे दुर्भाग्य से हमारे देश ने वो पुरानी पद्धति को छोड़ करके, आपको मालूम है आज इस देश में अलग अलग तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है। कुछ बच्चे जो है गांव के जिला परिषदों के स्कूल में पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे जो है हमारे पब्लिक स्कूलों में, जिसको हम प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, उसके अंदर पढ़ते हैं। और इनमें पहले से इतना फर्क हो जाता है, जब बच्चे 12वीं करने के बाद यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो दोनों बच्चों के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है। और इसलिए हम लोगों को जिस प्रकार का हमको एक माहौल चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में,
आज हमारी शिक्षा ऐसी हो गई, उसमें संस्कार नहीं रहे, और जब संस्कार नहीं रहते हैं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। संस्कार का मतलब ही ये था कि ज्यादा से ज्यादा गुणों का आधान करना, ज्यादा से ज्यादा गुणों को बच्चों को देना, उनके अंदर कोई दुर्गुण है, कोई गलत बात है, उसको दूर करना। आज उस बातों पे जो नहीं, आज हमारा सबसे ज्यादा जोर अगर है वो एक बुकिश नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, पुस्तकी ज्ञान पर रह गया। एक आपने जो प्रश्न इसमें पूछा था कि हमारे विद्यार्थियों के लक्षण क्या थे, देखिए विद्यार्थी पहले रहा हो, प्राचीन जमाने में रहा हो और आज रहा हो, मुझे को लगता है कि विद्यार्थी विद्या सीखने के लिए, ज्ञान सीखने के जो लक्षण थे, हम लोग बचपन में पढ़ते थे। आपने भी सुबोध, जो आपको भी शायद याद होगा, श्लोक याद होगा, हम लोग एक श्लोक जो है याद करते थे, मुझे आज भी इतने वर्षों के बाद याद है कि हम लोग कहते थे कि विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। भाई विद्यार्थी के तो 5 लक्षण हैं, उसके अंदर जो है उसको कहते थे कि वो काक चेष्टा, जैसे जो है कौवे की चेष्टा होती है, कौवा जिस प्रकार से उसको हम देखते हैं कि कौवा जो है जिस प्रकार जिसके पीछे लगाता है, कैसे वो काम करता है, वो काक जैसी चेष्टा होनी चाहिए, लगा रहना चाहिए, काम पर लगा रहना चाहिए। बको ध्यानम, जिस प्रकार से बुगला जो है मछली पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है, कुछ देख के लगा रहता है, उसको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे अर्जुन को केवल पक्षी की आंख ही दिखाई देती थी, ऐसे विद्यार्थी की निगाहें केवल ज्ञान पर, जहां भी उसको ज्ञान मिले, अगर किसी गलत आदमी के पास भी कोई अच्छा गुण दिखाई देता है, जैसे हम लोग कहते हैं अगर कीचड़ में अगर कोई हीरा मिला पड़ा हुआ मिल जाए, कोई सोना पड़ा हुआ मिल जाए, तो वहां से व्यक्ति उठा लेता है। ऐसे किसी के पास भी अगर गुण मिलेगा, हम उसको ध्यान देंगे। बको ध्यानम स्वान निद्रा, और हमारी जो नींद होगी वो कुत्ते की तरह होगी। हमें ऐसा नहीं कि हमको माँ बाप बार बार आवाज लगाते रहे और हम उठे ही नहीं, हमारे ऊपर को फर्क नहीं पड़ता। अरे सूरज निकल गया तो मालूम नहीं, घर में जो है वो आवाज हो रही तो मालूम नहीं, हम सोए पड़े हुए हैं। तो विद्यार्थी का लक्षण था कि स्वान निद्रा, जैसे कुत्ता जो है जरा सी आवाज में उठ जाता है, ऐसे जो है हमारे विद्यार्थियों का लक्षण था। उसके बाद चौथा लक्षण ये था अल्पाहारी, वो कम खाने वाला था। देखिए हम लोग आज भी महसूस करते हैं, जब आदमी बहुत पेट भर करके खाता है वो पढ़ नहीं पाता, भाई उसको तो आलस आ जाता है, आलस में वो लेटना चाहता है, आलस में धीरे धीरे सो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा था कि सुखार्थिनो कुतो विद्या और विद्यार्थी ने कुतो सुखम। जो सुख चाहता है, जो आनंद चाहता है, जो मजे करना चाहता है, उसको विद्या कहाँ से मिलेगी, उसको ज्ञान कहाँ से मिलेगा। जिसको ज्ञान चाहिए उसके लिए सुख नहीं, जिसको सुख चाहिए उसके लिए ज्ञान नहीं। और अंत में जो एक लक्षण था विद्यार्थी का, जो लक्षण था गृह त्यागी, जैसे मैं कह रहा था, भाई घर के मोह पास से वो बाहर निकलना चाहिए। भाग्य से बात यह है कि आज वो बातें नहीं है, लेकिन कम से कम जो हम ग्रहण कर सकते हैं, हमारे विद्यार्थी अगर उसको ग्रहण करें तो निश्चित रूप से उनको इसका बड़ा फायदा होगा। बहुत अच्छा कहा सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये इतना अप्रोप्रिएट है इस समय के लिए। सर आज का काल जो है और आगे जो हम कहते हैं कि एक नया नॉर्मल होगा, उसमें मुझे लगता है कि अनुशासन का बहुत बड़ा भाग होगा। क्योंकि आज भी सर आप देखते हैं कि अनुशासन की आवश्यकता है। अगर हमें आज इस काल के आगे जाना है, इसको बिताना है, तो अनुशासित रहना आवश्यक है। आप पुलिस फोर्स में रह चुके हैं करीब 4 दशक, तो अनुशासन आपका अभिन्न अंग था, और हमने खुद देखा हुआ है, आप स्वयं ही इतने डिसिप्लिन्ड थे। तो विद्यार्थियों के लिए अनुशासन को लेकर आपका क्या संदेश होगा? देखिए सुबोध जी, आज हर एक व्यक्ति के मन में एक भावना होती है, और भावना ये कि मैं दुनिया के ऊपर शासन करूं। इससे बड़ा सपना नहीं हो सकता। हर एक आदमी पावर चाहता है, हर एक आदमी सत्ता चाहता है कि भाई मैं अपनी जिस संस्था में काम करता हूँ मैं सबसे बड़ा हूँ, सब लोग मेरी बात माने। हर एक विद्यार्थी चाहता है सब लोग मेरी बातें माने, मैं इतना बड़ा बनूं। जैसे क्लास में पढ़ाने वाला टीचर समझता है कि सब लोग उसकी बात माने। तो ये एक जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक क्वालिटी है आदमी की, जिसको हम बोलते हैं इंटर, उसकी इच्छा है कि वो बड़ा बने। लेकिन शासन वही दुनिया पर कर सकता है जिसका अपने ऊपर अनुशासन हो। जिसके पास अनुशासन नहीं, वो शासन नहीं कर सकता। और इसलिए जो है हमारे जो है स्वामी राम ये बात कहा करते थे कि हमको जो है दुनिया अगर पकड़नी है तो सबसे पहले हमको पकड़ना पड़ेगा। दुनिया को पकड़ने का सबसे अच्छा साधन ये है, पहले हम अपने को तो पकड़ लें कि हम लोग क्या करते हैं। इसलिए अनुशासन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
और बिना अनुशासन के दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। ये अनुशासन हमको सीखना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में ये बात कहते हैं, भाई जिनको दुखों से दूर रहना है, ये भी योग की बात है। सुबोध जी आपको मालूम होगा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य क्रमसु युक्त स्वप्न बोधन से योगी भवति तो कहा। जिसके कर्मों में युक्त आहार विहारस्य, जिसके खाने पीने में, जिसके रहने में अनुशासन है कि कब खाना है कब नहीं है, जो बार बार जो लोग खाते हैं। इसलिए कई बार हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई एक बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। और आजकल के लोग तो क्या बार बार खाते हैं, बार बार कोई चाय पिएगा, कोई कुछ करेगा, तो कैसे जो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमारा खाने में अनुशासन होना चाहिए, हमारा पढ़ने में अनुशासन होना चाहिए, हमारा सोने में अनुशासन होना चाहिए, हमारा एक्सरसाइज में, खेल करने में अनुशासन होना चाहिए। जब तक अनुशासन जीवन में नहीं आएगा, हम अपने शरीर के ऊपर शासन नहीं कर सकते, मन के ऊपर शासन नहीं कर सकते। दुनिया दूसरों की बातें तो बहुत दूर है। इसलिए अनुशासन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला, सब प्रथम अगर कोई है तो अनुशासन है। इसलिए हमारा योग सूत्र जो है वो भी इसी से शुरू होता है, अतः योगा अनुशासनम, योग भी अनुशासन से ही शुरू होता है। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। ये बात सही है, अनुशासित स्वयं रहेंगे तो ही आगे जाकर अनुशासित लाइफ जी सकते हैं। तो अभी ये आखिरी प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे कि हम लोग बहुत ये जो गवर्नमेंट है ये भी चाह रही है हर तरीके से कि वॉलंटियर्स आए या कुछ करें। तो सर 2 चीजें हैं, एक तो स्पेसिफिकली आप विद्यार्थियों से क्या हो सकता है, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस समय में और इसके उपरांत, ताकि समाज की मदद हो सके। पहला प्रश्न सर ये। और आपने विद्यार्थियों का कंट्रीब्यूशन पूछा है? हाँ सर, ये जो लार्ज पॉपुलेशन विद्यार्थी की है, ये किस तरह से अभी समाज में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है, कर्म योग कर सकता है, उस पर थोड़ा आप ध्यान डालें। एक तो सुबोध, देखिए हमारा देश जो है युवाओं का देश है और हमारा देश जो है विद्यार्थियों का देश है। मैं तो कहता हूं जिस दिन हमारा पूरा देश अपने को विद्यार्थी मान लेगा, व्यक्ति की उम्र चाहे कितनी भी हो, वो 50 साल का हो या 80 वर्ष का हो, जब तक उसके अंदर ये भावना रहेगी कि मैं विद्यार्थी हूं, तब तक वो सीखने के मूड में रहता है, उसको सीखना चाहिए। तो मैं कहता हूं, जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मैं कहता हूं स्टूडेंट इज द फादर ऑफ द नेशन, स्टूडेंट इज द फादर ऑफ द नेशन। अगर ये भावना हमारे अंदर आ जाए और जिस दिन हमारे विद्यार्थियों के अंदर, हमारे स्टूडेंट के अंदर बात आएगी कि मैं आया हूं अपना जीवन बनाने के लिए, तो आया हूं मैं समाज का और देश का जीवन बनाने आया हूं। और इसलिए साथ साथ विद्यार्थियों के साथ साथ भी मैं तो सभी लोगों से, जो लोग सुन रहे होंगे, जो सुनेंगे, मैं अपने शिक्षकों के प्रति भी अपील जरूर करना चाहता हूं। दुनिया के अंदर समाज में कोई भी शिक्षक छोटा नहीं होता। उस शिक्षक के एक हाथ में जो है सर्जन होता है, वो दुनिया को बनाने का, समाज को बनाने का काम करता है, और उसके दूसरे हाथ में विनाश भी हो सकता है अगर वो ठीक से उसको पढ़ाएगा नहीं। हमारे बच्चे ऐसे बने, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हमारे बच्चे जो है, जिसको हम कहते हैं, अगर हमको जो है दूरी नापनी हो, तो दूरी नापने के लिए हम सेंटीमीटर, इंच, मीटर या किलोमीटर में दूरी नापते हैं। हम लोगों को अगर वजन मापना हो, हम ग्राम, किलोग्राम या कुंटल या टन में मापते हैं। अगर हमको ये जानना हो कि जीवन का आनंद अगर अपने को नापना हो तो कैसे नापेंगे? तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा था, युवा शात साधु, युवा अध्यापक है, आशिष्ट हो, दर्दिष्ट हो, बलिष्ठ हो, तस्य हम पृथ्वी तस्य पूर्णाशात से एको मानुष आनंद है। हमारे विद्यार्थी जिस दिन, हमारे विद्यार्थियों के पास जो है दृढ़ संकल्प होगा, वो शरीर से बहुत ज्यादा बलिष्ठ होंगे, मन से, बुद्धि से बहुत ज्यादा बलिष्ठ होंगे। जब उनके मन में रहेगा कि मैं दुनिया में आया हूँ कुछ बनने के लिए आया हूँ, मैं आया हूँ अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए आया हूँ, मैं आया हूँ अपना देश का नाम रोशन करने के लिए आया हूँ। और आजकल के समय में आज हम लोग चाहते हैं ये भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार सब जगह हो। हम चाहते हैं कि हम आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कोविड, इस कोरोना वायरस के कारण, कि हम लोग किस प्रकार से हेल्दी रहें, हम किस प्रकार से जो स्वस्थ रहें। हमारे करोड़ों बच्चे, हमारे करोड़ों विद्यार्थी, उनका भगवान की कृपा से उनका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है। आज मैं एक ट्वीट कर रहा था, भाई जिसके अपने घर में अंधेरा करके बाहर को अगर रोशनी करे,
अपने आप कोई बीमार आदमी दूसरों को खड़ा नहीं कर सकता। जो स्वस्थ है, जो तंदुरुस्त है, वही दूसरों को तंदुरुस्ती का संदेश दे सकता है। हमारे बच्चे सारे समाज के अंदर जहां हम लोग स्वच्छता का, सफाई का संदेश देंगे, पर्यावरण को अच्छा बनाने का हम लोग संदेश देंगे, अच्छी बातों का प्रचार करने का हम लोग संदेश देंगे। पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति के बाद आज सारी दुनिया उसको बात माने। ये विद्यार्थी हमारे जिस दिन एम्बेसडर बन जाएंगे, हमारे हमारे घरों में एम्बेसडर बन जाएं, हमारे समाज में एम्बेसडर बन जाएं, और हमारे देश के अंदर ये हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट जिस दिन एम्बेसडर बन जाएंगे, उस दिन मैं कहता हूँ ये भारतवर्ष पूरा पुनः दुनिया का सिरमौर बनेगा और दुनिया का जो विश्व गुरु बन सकेगा। थैंक यू सो मच। आपका सर बहुत बहुत आभार। और आपके शब्द में ये समझता हूँ कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है यूथ के लिए, और इसका प्रसारण सभी विद्यार्थियों को होगा। आपका हमारे बीच आना सर, सहृदय मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी आशा करता हूँ। मैं सुबोध जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया, और कैवल्य धाम की आपकी संस्था का, जिसको बखूबी आप लोग चला रहे हैं, मैं पुनः आपका जो है अभिनंदन करता हुआ आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।